हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। गाइज, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। गाइज, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं आपकी एफएम की मेगा रिवीजन। दोस्तों, चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के साथ इस मेगा रिवीजन सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, आइए देखते हैं। नंबर वन, सबसे पहले गाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका लीवरेजेस। लीवरेजेस गाइज, ये वाला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। इसमें लीवरेजेस में गाइज हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर कर रखी है इस मेगा रिवीजन में। दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी एफएम की पॉकेट बुक, आई होप आप लोगों के पास ये पॉकेट बुक है। जो लोग मुझसे क्लास ले चुके हैं सबको हम लोगों ने ये पॉकेट बुक जो है प्रोवाइड ऑलरेडी करा रखी है। जो रेगुलर बैच जिन्होंने भी लिया है बच्चों ने, या एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया है, और जिन्होंने नहीं लिया है प्लीज कोई बात नहीं, ये पॉकेट बुक जरूर रखिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर यू। सारे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन मैंने है, ऑल कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन इससे करा रखी है पॉकेट बुक से। नंबर वन। नंबर टू गाइज, आप लोग को मैंने इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन एंड आंसर्स, दैट इज से जो एग्जाम में थियरी क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं वो सारे करा रखे हैं, और केस बेस्ड प्रैक्टिकल एमसीक्यूज। तो गाइज, ये वाला कंटेंट अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पॉकेट बुक नहीं है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे पिन किया हुआ है आप लोगों के लिए हमारे जितने भी थियरी क्वेश्चन आंसर्स एज वेल एज जो भी प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यूज में यहां करा रहा हूं वो सारे के सारे वहां पर है। इसके अलावा गाइज, इसको अगर आप लोगों को और थोड़ा सा डिटेल्ड रिवीजन चाहिए, और इफ यू नीड मोर रिवीजन, तो उस केस में गाइज आप हमारा फास्ट ट्रैक बैच, मेरा फास्ट ट्रैक बैच एफएमएसएम सीएमए, बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस में एज वेल एज क्विक, सारे कॉन्सेप्ट्स करा रखे हैं और सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आपको एक बार करा रखे हैं। गाइस, हमारी मेन बुक, जैसे एफएम की बुक में दिखाता हूं, तो ये मेन बुक का सारे क्वेश्चंस मैंने, अनसॉल्व क्वेश्चंस सारे के सारे वन टाइम आप लोगों को करा रखे हैं। यही चीज अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड एग्जामिशन मैच लेंगे तो इसमें सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस, सॉल्व क्वेश्चन सारे वन टाइम, अनसॉल्व क्वेश्चंस एवरी ट्वाइस करा रखा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस इज रेगुलर बैच, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस ट्वाइस करा रखे हैं। बहुत सारी जो है केस स्टडीज, बहुत सारे जो है थोड़ा सा मोटिवेशन, प्लानिंग, बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को रेगुलर बैच में, साथ में जो है जो मैं कुछ गेस्ट्स को बुलाता हूं, कुछ प्रोफेशनल्स को बुलाता हूं, उनसे आप कनेक्ट करेंगे। तो एनी हाउ, तो गाइज आप लोग ये रिवीजन करने जा रहे हैं तो सबके डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है लिंक्स हैं। इफ यू नीड फास्ट ट्रैक यू कैन बाय दैट, और एग्जाम ओरिएंटेड बैच, दिस इज आल्सो वेरी इकोनॉमिकल, यू कैन बाय दिस एज वेल एज रेगुलर एफएमएसएम के या कॉस्ट के बैच जो है ये, इन केस यू हैव टेकन इट, ग्रेट। तो अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग रिवीजन लीवरेजेस की। हियर वी गो। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका लीवरेजेस का चैप्टर। नाउ, लीवरेजेस होती क्या है? लीवरेजेस का अगर डिक्शनरी मीनिंग बोले तो लीवरेजेस को डिफाइन किया है एज एन इंक्रीज्ड मींस ऑफ अकम्प्लिशिंग सम पर्पस। बेसिकली लीवरेज जो टर्म है वो डिराइव है फ्रॉम द वर्ड लीवर, और लीवर्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लिफ्ट अप हेवी ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप हैंड पंप का लीवर देखते हैं, मतलब कितने लिटिल एफर्ट से, लिटिल एफर्ट यू गेट बिग रिजल्ट्स। तो लीवरेजेस के जो हैं दो एस्पेक्ट्स हैं। एक, आप क्या कर सकते हैं विद लिटिल एफर्ट यू कैन गेट बिग रिजल्ट्स, एंड इवन दूसरा एस्पेक्ट क्या है, इट इज अ टूल ऑफ मेजरिंग रिस्क। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं लीवरेजेस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसे डील करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा पे। आइए डिस्कस करते हैं आपके पॉकेट बुक से। सो गाइज, आपका पॉकेट बुक का पेज नंबर 60 से शुरू करते हैं। नाउ, ये जो है ये लीवर दिखाया हुआ है यहाँ पर, लीवर एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लिफ्ट अप हेवी ऑब्जेक्ट्स, लेकिन हम लोग उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसका इंपैक्ट देख रहे हैं। तो लीवरेज यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंपैक्ट है, हम लोग फिक्स कॉस्ट असेट्स या फिक्स कॉस्ट के रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट फाइनेंस को कैसे यूज कर सकते हैं टू गेट बिग प्रॉफिट्स, या अपना प्रॉफिट जो है बहुत मैग्नीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फिक्स कॉस्ट असेट्स रिसोर्सेज, या फिक्स कॉस्ट असेट्स को फाइनेंस, फिक्स्ड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से जो है अपने असेट्स को फाइनेंस करना, अपने बिजनेस को फाइनेंस करना, उससे कैसे हम जो है बिग रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मैग्नीफाई कर सकते हैं। बट उससे रिस्क भी होगा, हायर द रिस्क हायर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड या रिटर्न। आइए बढ़ते हैं आगे।
सो गाइज लीवरेजेस जो है को कहा जाता है टूल्स ऑफ मेजरिंग रिस्क। लीवरेजेस को हम लोग अगर पूछें कितने टाइप्स ऑफ लीवरेज हैं तो वो डिपेंड करता है कितने टाइप्स ऑफ रिस्क आप मेजर करना चाह रहे हैं। तो एक तो होता है आपका ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क। इसको मेजर करने के लिए कौन सा लीवरेज यूज किया जाता है, कौन सा टूल, कौन सा लीवरेज यूज किया जाता है टू मेजर ऑपरेटिंग रिस्क, इसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज डिफाइंड एज अ टूल ऑफ मेजरिंग ऑपरेटिंग रिस्क। इसको कई तरीके से और भी बोला जा सकता है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी, या इट इज द रिलेशनशिप, इट शोज कि हाउ मच सेंसिटिव या हाउ मच वेरिएशन, हाउ मच इम्पैक्ट या हाउ मच परसेंटेज चेंज विल बी देयर ऑन द ईबीआईटी एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ द परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब बढ़ते हैं, इस चीज को अभी देखेंगे हम लोग। फिर दूसरा हमारा रिस्क होता है फाइनेंशियल रिस्क। उसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से। फिर डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज से हम लोग कंबाइंड रिस्क या ओवरऑल रिस्क या टोटल रिस्क जैसा भी है इसको मेजर कर सकते हैं। तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो चार्ट शोइंग डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल। सबसे पहली चीज, सेल्स में से आप माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ना ये वाला एरिया अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग के बात करते हैं लीवरेजेस तो बहुत सिंपल लगता है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का फंडामेंटल पढ़ते हैं। तो ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मोरलेस उधर का यहां तक टिल दिस लेवल तो वहीं तक का है। बाकी इसके आगे फिर हम लोग फाइनेंस में और कैसे बढ़ते हैं वो हम लोग देख ही रहे हैं। सो वंस अगेन सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए हर चीज जो है जो आप बना रहे बेच रहे हैं उसकी कोई ना कोई वेरिएबल कॉस्ट होगी या मार्जिनल कॉस्ट होगी। अब टेक एन एग्जांपल, ये पेन है, लेट्स से 100 रुपीज का बना के 150 का बेचा जाता है। तो इसका मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट 100 है और इसका सेल प्राइस जो है 150 है। तो जितनी भी टोटल सेल वैल्यू है उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। उस टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो ईबीआईटी या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ जाएंगे। इस ईबीआईटी या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ईबीटी आएगा या पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से इनकम टैक्स माइनस कर दोगे तो ईएटी आ जाएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप प्रेफरेंस डिविडेंड्स माइनस कर दोगे तो आपका अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स आ जाएगा, जिसको कि आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करोगे तो अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं, सबसे पहली चीज हम लोग जो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकाल सकते हैं कि कितना इंपैक्ट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना होगा ऑन अकाउंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एक तो ड्यूअल इस चीज को मेजर करता है, दिस अपॉन दिस, ये देखता है नंबर 1। नंबर 2 क्या देखता है, बेसिकली वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट देख रहा है कि भाई ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का क्या इंपैक्ट हुआ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले वाले प्रॉफिट्स और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बाद वाले प्रॉफिट्स, दैट इज कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रिलेशनशिप। तो डीओएल को आप ऐसे कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, या परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये रहा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दूसरा नंबर फिर फंडामेंटल आता है हमारा डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैसे मेजर कर सकते हो, अगेन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ठीक है जी, अपॉन डीएफएल ऐसे मेजर कर सकते हो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ईबीआईटी, प्रॉफिट्स बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ये है, दूसरी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ये है। इनकम टैक्स इज नॉट अ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, लेकिन इनकम टैक्स कटने के बाद ही प्रेफरेंस इवेंट जाता है। तो इसीलिए डीएफएल को ऐसे भी निकाला जाता है, देखो डीओएल को ऐसे निकाला जाता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इसको निकाला जाता है ईबीआईटी, ये क्या है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले वाले प्रॉफिट और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बाद वाले प्रॉफिट। इस तरीके से ये क्या है, ईबीआईटी क्या है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से पहले वाले प्रॉफिट, और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आ गई इंटरेस्ट, तो वो कटने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है उसे कहते हैं ईबीटी। दूसरी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड्स, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट्स में से जा रहा है, तो इसीलिए इसको बिफोर टैक्स कितना कमाना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से देने के लिए, तो इसको ग्रॉसिंग अप करते हैं। तो ये हमारा निकलता है वंस अगेन या तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, या फिर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड्स अपॉन 1 माइनस टी। इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो वंस अगेन ईबीआईटी
अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। फिर इसके बाद आती है बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज, ओवरऑल लीवरेज, जो मर्जी कहते हैं। ये आप कैसे कर सकते हो? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डीओएल एंड डीएफएल, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। मींस कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, ऐसे करके डीसीएल निकाल सकते हो। या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इस तरीके से भी करके आप जो है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकाल सकते हो, जो कि वंस अगेन यहां पर डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कहां है? ओके, हियर वी गो, पेज नंबर 66 पे। तो डीओएल इनटू डीएफएल, या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। नाउ एक बार फिर से शुरुआत से वंस अगेन, लीवरेजेस हम लोगों ने देखा, लीवरेजेस आर टूल्स ऑफ मेजरिंग रिस्क। तीन तरह के रिस्क होते हैं, एक ऑपरेटिंग या बिजनेस रिस्क, उसको हम लोग डीओएल से मेजर कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है फाइनेंशियल रिस्क, जिसको कि हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से मेजर कर सकते हैं। तीसरा हमारा है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज, जिसको कि हम लोग डीसीएल या डीटीएल से मेजर कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं, सेल में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जैसे आपका रेंट हो गया, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिशिएशन हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, फिक्स सैलरीज हो गई, ठीक है जी, एंड सो ऑन। तो ये माइनस करके आपका जो है ईबीआईटी या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ जाएगा। इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ईबीटी आएगा। ये इंटरेस्ट जो है यहाँ पर हमारा ये लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट है, जो कि हमारी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ये काटने के बाद ईबीटी आए। इस ईबीटी बिकॉज इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट। प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसको इस ईबीटी में से हम लोग इनकम टैक्स माइनस करते हैं तो ईएटी आता है। ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड्स माइनस करते हैं तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है, जिसको कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारा अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिर गाइस, इसके बाद डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज द टूल ऑफ मेजरिंग ऑपरेटिंग रिस्क। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी, ठीक है जी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कि भाई अल्टीमेटली ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो वहीं की वहीं रहेगी, तो जितना सेल्स बदलेगी 1% सेल बदलेगी, हो सकता है आपका ईबीआईटी जो है वो 10% बदले। दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ द इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ ऑपरेटिंग बीपी और डीओएल का कैसे रिलेशनशिप निकलता है, उससे पहले ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट को भी देख लेते हैं कैसे निकलता है। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको यूनिट्स में निकाला जा सकता है या रुपीस में निकालना है तो इसी को इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर दो, या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम लोग पीवी रेशियो कहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हो हेंस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अगर इसको रुपीस में निकालना है, रुपीस में निकालने के लिए आप इसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, या कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इज नथिंग बट पीवी रेशियो। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। नाउ लेट्स कम बैक। तो हम लोग ये कह रहे हैं, देखो भाई सिंपल सी बात है, जब हमारी सेल्स मच हायर देन ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है तो डीओएल स्लाइटली मोर देन 1 होगा, ठीक है जी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारा बहुत ज्यादा सेल्स जो है, ये हमारा ऑपरेटिंग बीपी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये है ऑपरेटिंग बीपी, इससे बहुत ज्यादा हमारी एक्चुअल सेल्स है, ठीक है जी, लेट्स से इतनी है, तो हमारा डीओएल विल बी 0 से थोड़ा सा ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हमारी सेल्स कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, हमारा डीओएल जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आप ऑपरेटिंग बीपी के पास आते जाओगे ये हाई नंबर हो जाएगा, एंड ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा। हमारा डीओएल जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। विद द डिक्रीज इन सेल्स हमारा डीओएल इंक्रीज हो रहा है। ये देखो हमारा डिक्रीज इन सेल्स होगी if our sales decreases, ठीक है जी, if our sales decreases then our DOL will rise। at operating BP DOL infinite हो जाएगा, ठीक है जी, ये इसके पैरेलल चलेगा। और फिर सेल्स स्लाइटली लेस देन ऑपरेटिंग बीपी होगी तो ये DOL विल बी हायर नेगेटिव नंबर, ये यहां हो जाएगा। फिर DOL, ये DOL जो है मेरा यहां हो जाएगा हायर नेगेटिव नंबर, ठीक है जी, ये नेगेटिव चालू हो गया।
और फिर जैसे जैसे आप फर्दर रिडक्शन इन सेल करते रहते हो डीओएल और लोअर नेगेटिव हो जाएगा और मूव टुवर्ड जीरो होगा। ये आप देख सकते हो सेल्स अगर अब आपकी और कम होती जा रही है, सेल्स इज रिड्यूसिंग मोर, तो आपका डीओएल जो है लोअर नेगेटिव होता जा रहा है उसके साथ साथ, और फिर फाइनली जीरो सेल्स पे जीरो कंट्रीब्यूशन होगा और जीरो आपका जो है डी ओ एल एज द केस में भी हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट इज सेड कि अगर जीरो सेल्स होगी तो डीएल विल बी जीरो। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिर गाइस अगली चीज आती है फाइनेंशियल लीवरेज। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन profits before financial fixed cost and profits after financial fixed cost. Profits before financial fixed cost कौन से हो गए? EBIT या net operating profits, and profits after financial fixed cost क्या हो गए? एक तो इंटरेस्ट काट दिया तो EBT आ गया, फिर दूसरा प्रेफरेंस इवेंट अपॉन 1 माइनस टी काट दिया, क्योंकि प्रेफरेंस इवेंट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसलिए इसको जो है 1 माइनस टी से ग्रॉस अप कर दिया, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऐसे करके निकाल सकते हो। अब इसका भी रिलेशनशिप जो है ईबीआईटी का रिलेशनशिप फाइनेंशियल बीईपी और डीएफएल से देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट देख लेते हैं। वंस अगेन देखो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईबीआईटी इज निल, वो लेवल ऑफ सेल्स जिस पे ईबीआईटी निल होगा या आपका कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज निल। That level of EBIT at which EPS is nil means आप सिर्फ EBIT इतना कमा रहे हो कि आप फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हो। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दैट इज टू से एक आपकी इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेट के बराबर, और दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपने देना है तो डिवाइड बाय 1 माइनस टी, तो इतना आप EBIT कमा पा रहे हो। फाइनेंशियल BEP इज दैट लेवल ऑफ EBIT at which the EBIT and net operating profit earned is just sufficient to pay off the financial fixed cost. तो आपका EPS nil होगा। Once again, financial BEP is that level of EBIT at which EPS is nil, या that financial BEP is that level of EBIT at which the EBIT earned is equal to financial fixed cost. अब इसी चीज को अगर हम लोग यहां देखें, रिलेशनशिप देखें, अगर हमारा EBIT अगर हमारी फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हमारी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ना हो? बिल्कुल पॉसिबल है। यस, हो सकता है कि आप सिर्फ ऑल इक्विटी फाइनेंस करें कंपनी, इट्स योर कॉल, इसकी कोई कंपल्शन नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन कि हाँ जी मेरे को रेस करना पड़ेगा तो इसी से रेस करना पड़ेगा। सॉरी, इट्स नॉट एट ऑल मैंडेटरी, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आपने डेट नहीं लिया, आपने प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू किए, सिर्फ इक्विटी से फाइनेंस कर लिया, तो उस केस में आपका फाइनेंशियल बीपी 0 होगा और डीएफएल आपका 1 होगा। कहने का मतलब आप यहां पे होगे। अगर आपका फाइनेंशियल डीएफएल क्या प्रैक्टिकली 1 हो सकता है? डीओएल प्रैक्टिकली 1 होना पॉसिबल नहीं है। थियोरेटिकली जैसे मर्जी कर लो, बट प्रैक्टिकली नॉट लॉजिकल, क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बिना कोई बिजनेस नहीं हो सकता। जीरो सैलरी हो नहीं हो सकता, जीरो रेंटल, जीरो टेलीफोन का नहीं यार, नहीं पॉसिबल। फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ जरूर होंगी, लेकिन इनका जो है हम लोग फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट जीरो जरूर हो सकती हैं। फिर अगर आपका ईबीआईटी मच हायर देन फाइनेंशियल बीपी है, फाइनेंशियल बीपी थोड़ा सा चिल्लड़ है, तो आपका डीएफएल विल बी स्लाइटली मोर देन 1। कहने का मतलब आपका डीएफएल यहां होगा, लिटिल मोर देन 1 होगा। फिर जैसे जैसे आपका ईबीआईटी रिड्यूस होता जाएगा, आपका डीएफएल इंक्रीज होता जाएगा। आपका अगर ईबीआईटी कम होता गया, आपका डीएफएल जो है वो बढ़ता जाएगा, हायर पॉजिटिव नंबर होता जाएगा एज द केस में भी। एड फाइनेंशियल बीपी आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका डीएफएल जो है इनफाइनाइट आएगा, लेकिन जैसे ही आप का ईबीआईटी स्लाइटली लेस देन फाइनेंशियल बीपी होगा तो आपका डीएफएल विल बी हायर नेगेटिव नंबर, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं डीएफएल आपका ऐसे हो गया हायर नेगेटिव नंबर। लेकिन जैसे जैसे आपका अगेन ईबीआईटी और कम होता जाएगा तो आपका डीएफएल लोअर नेगेटिव और अल्टीमेटली जीरो की तरफ घुस जाएगा। तो फर्दर रिडक्शन इन ईबीआईटी से डीएफएल विल बिकम लोअर नेगेटिव एंड फिर मूव टुवर्ड जीरो। एट जीरो ईबीआईटी तो भैया जीरो ईबीआईटी न्यूमरेटर जीरो हो गया, तो आपका डीएफएल विल बी जीरो एज द केस में भी। तो अब फाइनली अगर कंक्लूजन्स ड्रॉ करें कि भाई रिस्क किस में ज्यादा है, देखो भाई सिंपल सी बात बोलूंगा, रिस्क किस में ज्यादा है। जैसे ऑपरेटिंग रिस्क की बात करें तो भैया डीओएल अगर 1 है तो रिस्क है ही नहीं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं ये हायर लोअर पॉजिटिव जरूर हो सकता है। तो 1 के जितने आसपास है पॉजिटिव, दैट इज दिस इज लीस्ट रिस्क। फिर जैसे जैसे और जो है अगर रिस्क इससे ज्यादा बोलोगे तो ये हायर पॉजिटिव इससे ज्यादा रिस्क होता जाएगा, ठीक है जी, ये 1 से ज्यादा।
और ये हायर पॉजिटिव जो है जितना बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा रिस्क, फिर हायर नेगेटिव पॉजिटिव से ज्यादा रिस्क है, और फिर लोअर नेगेटिव उससे ज्यादा रिस्क है, और जीरो, तो भाई तुम कर क्या रहे हो? सेम अप्लाइज इन फाइनेंशियल लीवरेज भी, कि भैया ये रिस्क जो है दिस इज द लीस्ट रिस्क, कि भाई आपका डीएफएल 1 है, फिर डीएफएल थोड़ा सा 1 से ज्यादा है, ओके हल्का सा रिस्क है, फिर और आपका जो है रिस्क जैसे जैसे डीएफएल बढ़ता जा रहा है आपका रिस्क बढ़ता जा रहा है, और हायर नेगेटिव पे पॉजिटिव से ज्यादा रिस्क है, फिर लोअर नेगेटिव पे इससे ज्यादा रिस्क है, और जीरो पे भाई कर क्या रहे हो यार? कमा ही नहीं रहे, तुम तो बेकार हो यार, क्या कर रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल बीपी वंस अगेन दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज निल, या फाइनेंशियल बीपी इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच द फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के बराबर का आप ईबीआईटी कमा पा रहे हो, इंटरेस्ट दे पा रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट एज वेल एज प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, ये दे पा रहे हो। फिर इसके बाद डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज हमने देख लिया था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डीओएल एंड डीएफएल। देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ डीओएल एंड डीएफएल, अगर मैं इसको ऐसे कहूं, डीओएल आप कैसे निकालते हो? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, नंबर 1। ये डीएफएल कैसे निकालते हो? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, ऐसे करके निकाल सकते हो। तो ये ईबीआईटी बीआईटी कैंसिल हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर डीओएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ऐसे करके निकाला जा सकता है। देन इसी तरीके से डीएफएल कैसे निकाला जा सकता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो ये परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स हो जाएगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट फंडामेंटल, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल, इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल एज वेल। ये सारे लीवरेजेस तो है ही है, साथ में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेसिकली क्या है? लॉन्ग टर्म डेट से अगर आप फाइनेंस अरेंज करते हो, अगर आपने लेट्स टेक एन एग्जांपल, लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस अरेंज किया और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, लेकिन आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका है 15%, 18%, 20%, इट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम लोग उसे कहते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज पोजीशन। इफ आरओसीई इज मोर देन द इंटरेस्ट रेट, तो हम कहते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज पोजीशन है। उसके इसमें जितना ज्यादा आपका डेट इक्विटी या फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो होगा, डेट इक्विटी रेशियो को फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो भी कहा जाता है, तो जितना ज्यादा डेट इक्विटी या फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो होगा उतना ज्यादा आप अपना रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई मैग्नीफाई करा पाओगे और इवन ईपीएस मैग्नीफाई करा पाओगे। लेकिन अगर आपका आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस देन द इंटरेस्ट रेट है, तो भाई ये अनफेवरेबल है। सोचो, आप कमा रहे हो आरओसीई या आरओआई, भाई रिटर्न कितनी कमा रहे हो? 8% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आरओआई आरओसीई कैसे निकलता है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप 8% कमा रहे हो और इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%, तो यार ये तो अनफेवरेबल हो गया। इस केस में भाई ना लो उधार, या अगर है तो जितना कम हो उतना अच्छा है, नहीं तो ये इक्विटी की कमाई में से डेट होल्डर्स को पे ऑफ कर रहा है, विच इज वेरी बैड, दिस इज अनफेवरेबल। और आरओसीई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, तो न्यूट्रल है, कोई भी लेवल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल इस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए फायदा नहीं है, क्योंकि रिस्क तो ले रहे हो लेकिन रिटर्न मैग्नीफाई नहीं हो रही, इज नॉट गुड एट ऑल। अब बढ़ते हैं आगे। फिर गाइस अगला फंडामेंटल आता है, प्रेफरेंस से अगर आपने फाइनेंस लिया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स में से दिया जाता है। तो इसके लिए हम लोग किसको देखते हैं? पोस्ट टैक्स आरओसीई को, दैट इज टू से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू 1 माइनस टी, इसको कंपेयर करते हैं। लेट्स से आरओसीई है 20%, टैक्स रेट है 30%, तो हम कह रहे हैं हमारा पोस्ट टैक्स आरओसीई आ जाएगा 14%। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज लेट्स टेक एन एग्जांपल 12%, तो यार ये फेवरेबल है, दिस इज एडवांटेजियस। कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 12% देंगे लेकिन आप पोस्ट टैक्स कमा कितना रहे हैं? 14%, तो ये फेवरेबल है। इसमें जितना आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स होगा उतना आपका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी एज वेल एज ईपीएस मैग्नीफाई होगा। लेकिन वाइसी वर्सा, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल आरओसीई पोस्ट टैक्स जो है वो 14% है और प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट 15% है, तो यार हेलो, ये तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के लिए 15%, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स की कमाई में से भी इनको पे करते रहोगे, तो ये अनफेवरेबल है। इस केस में ना लो, अगर आपने रेज नहीं किया है प्रेफरेंस तो मत लो, या फिर जितना कम से कम हो रिड्यूस करो, नॉट गुड फॉर यू। अच्छा, पोस्ट टैक्स आरओसीई अगर प्रेफरेंस डिविडेंड रेट के बराबर है तो ये न्यूट्रल कहलाता है, इसमें एनी लेवल इज ओके। अब बढ़ते हैं आगे।
गाइस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो लीवरेजेस के अलावा, आप पढ़ते हो मार्जिनल कॉस्टिंग में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल से इसको वैल्यू में भी निकाला जा सकता है, रुपीस में। तो एक्चुअल सेल्स वैल्यू एंड ऑपरेटिंग ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू। जितना आप ऑपरेटिंग ब्रेक इवन सेल्स से ऊपर रहोगे, जितनी आपकी एक्चुअल सेल्स ज्यादा है, उतना ज्यादा आपकी सेफ्टी है। तो हम इसको ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट जो है, या ऑपरेटिंग ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू से जितना ऊपर है, वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू है। इस तरीके से वॉल्यूम में भी निकाला जा सकता है, एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम माइनस ऑपरेटिंग ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम। प्रैक्टिकली मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हम इसको ग्राफिकली भी हम लोग जो है प्लॉट कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, वैल्यू को भी और वॉल्यूम को भी, दोनों को हम लोग जो है प्लॉट करके दिखा सकते हैं। एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस ये रहा, ये वैल्यू है, ये वॉल्यूम है। एज द केस में भी वॉल्यूम जो हमारा वाई एक्सेस पे आ जाता है, वॉल्यूम जो है सॉरी एक्स एक्सेस पे आ जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे, और वैल्यू जो है वो हमारी वाई एक्सेस पे आ जाती है। वो हम लोग उसको प्लॉट भी करके दिखा सकते हैं एज द केस में। Now margin of safety रेशियो भी निकाली जाती है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। इस तरीके से निकाला जा सकता है। या फिर आप चाहो तो इसी चीज को इनटू पीवी रेशियो अपॉन पीवी रेशियो कर दो। पीवी रेशियो होता क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो अल्टीमेटली देखो, ये पीवी रेशियो अपॉन पीवी रेशियो कैंसिल हो जाएगा। आप देखो ना, दिस इज नथिंग बट अगेन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, दिस इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा? दिस इनटू एक्चुअल सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सेल्स कैंसिल, कंट्रीब्यूशन आ गया। एक्चुअल सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सेल्स कैंसिल, कंट्रीब्यूशन आ गया। ब्रेक इवन सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, भैया ब्रेक इवन सेल्स निकलता कैसे है? ब्रेक इवन सेल्स निकलता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये आप पीवी रेशियो कैंसिल कर दोगे तो ये फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली क्या बच गया हमारा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन बच गया। ठीक है ना? तो उस हिसाब से हमने क्या किया? अब कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट को क्या कहते हैं? ईबीआईटी। ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन, ये क्या है? ये तो रिवर्स ऑफ डीओएल है। डीओएल कैसे निकलता है? डीओएल ऐसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो दिस इज 1 अपॉन डीओएल। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड डीओएल। या आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा, आपका डीओएल कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप ब्रेक इवन सेल से दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे आपका ऑपरेटिंग रिस्क जो है कम होता जाएगा। तो DOL इज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, या आप ऐसे कह सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 1 अपॉन DOL। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज 1 अपॉन DOL। नाउ DCL को एनालाइज अगर करें तो DCL का एनालिसिस कैसे होता है गाइस? हम लोग कहते हैं अगर DOL कम है और DFL भी कम है तो हमारा टोटल रिस्क कम है। इसमें हम ट्रेडिंग और इक्विटी का एडवांटेज नहीं ले पा रहे। लेकिन अगर हमारा हाई ऑपरेटिंग रिस्क है तो भैया हाई फाइनेंशियल रिस्क तो लेना ही नहीं चाहिए, तो बेवकूफी होगी। अगर लो ऑपरेटिंग रिस्क है, हाई फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हो, लेना चाहो तो। ट्रेडिंग और इक्विटी अगर फेवरेबल आपको हो रहा है फाइनेंशियल लीवरेज पोजीशन। लेकिन हाई ऑपरेटिंग रिस्क में हाई फाइनेंशियल रिस्क, किंगफिशर जैसी हालात हो जाएगी या वीडियोकॉन जैसी हालात हो जाएगी कि भैया डेट ज्यादा है और हालत खराब हो जाएगी। दिस इज वेरी हाई टोटल रिस्क या ओवरऑल रिस्क। इट इज वेरी रिस्की कॉम्बिनेशन, नेवर एडवाइजेबल, नॉट एट ऑल, वेरी वेरी रिस्की। हाई ऑपरेटिंग रिस्क में आपको लो फाइनेंशियल रिस्क ही लेना चाहिए, इट इज लॉजिकल। तो ये मॉडरेट ओवरऑल रिस्क हो गया। इस केस में जो है लो ईबीआईटी होगा ड्यू टू लो डीओएल, लेकिन लेसर ट्रेडिंग और इक्विटी का एडवांटेज होगा ऑब्वियसली लो डीएफएल के कारण। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट कि आपका ऑपरेटिंग रिस्क कम हो और फाइनेंशियल रिस्क आप ज्यादा ले लो। तो यहाँ मॉडरेट रिस्क बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है कि भाई मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग और इक्विटी ले पाओगे, क्योंकि मॉडरेट आपका टोटल रिस्क है एज द केस में भी। Now comes impact of financial leverage on shareholders wealth. देखिए guys, ट्रेडिंग और इक्विटी को हम लोग जो है और निकाल के अगर दिखाना चाहें इक्वेशन फॉर्मेट में तो ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं। पहली चीज तो ROI कैसे निकलता है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब हम कहते हैं अगर हमारा जैसे ये पहला सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयरहोल्डर्स के पैसे से कितना कमाया, तो ROE हमने आपके लिए कितना कमाया, ROI कमाया, टैक्स दिया, ये आपके लिए कमाई है। फिर डेट के पैसे से हमने क्या किया, डेट के पैसे से ROI कमाया, लेकिन डेट के पैसे से हमने इंटरेस्ट देना है। फिर ये इसमें से ROI में से इंटरेस्ट कटने के बाद टैक्स कटेगा और फिर जो बचेगा वो हमारी इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए रिटर्न होगी। तो अगर ROI मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो दैट विल बी, इसको आई की जगह ना हम लोग इसको प्री टैक्स KD भी कह देते हैं, दैट इज मोर प्रेफर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग इसको KD टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ प्रेफरेंस इवेंट की भी जो है इसकी जगह पे हम लोग इसकी KP टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, या जैसे भी प्रेफरेंस इवेंट का रेट। तो वंस अगेन इक्विटी के पैसे से हमने ROI कमाया, फिर टैक्स दिया,
डेट के पैसे से हमने आरओआई कमाया, उसमें केडी इंटरेस्ट रेट दिया, फिर उसमें टैक्स कटने के बाद अगर हमारा आरओआई लेट्स से 15% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है, तो ये जो 5% है उसमें से टैक्स कटने के बाद इक्विटी शेयरहोल्डर्स की रिटर्न मैग्नीफाई करा जाएगा। और इसी तरीके से पोस्ट टैक्स आरओआई अगर आपका प्रेफरेंस इवेंट के रेट से ज्यादा है तो ये प्रेफरेंस शेयरहोल्डर से पैसा लेना जो है फायदेमंद हुआ, उससे इक्विटी शेयरहोल्डर्स की रिटर्न मैग्नीफाई होगी। और अगर यही कम है तो ये अनफेवरेबल में डिसएडवांटेजेस होगा, आरओई जो है रिड्यूस होता जाएगा एज द केस में भी। तो आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह दो, ईबीआईटी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज लॉन्ग टर्म डेट शेयरहोल्डर्स फंड, सारा लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कह सकते हो, आरओई इज रिटर्न ऑन इक्विटी, डी इज अमाउंट ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, ई इज इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड्स एक्सेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, आई इंटरेस्ट रेट, इसको हम लोग इसीलिए केडी कह देते हैं, टी इज कॉर्पोरेट टैक्स रेट, प्रेफरेंस डिविडेंड ये केपी इसको कहते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड के रेट को केपी, देन पी इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ ये भी एक फंडामेंटल है कि भाई हम लोग जो है रिटर्न ऑन असेट्स मैग्नीफाई कर सकते हैं, तो नो पैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, इसको नो पैट कहते हैं बिकॉज दिस इज व्हाट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर इसको इंटू 1 माइनस टी करते हैं तो नो पैट, दिस इज ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी इज नो पैट, नो पैट अपॉन ऑपरेटिंग असेट्स इनटू 100 इज कॉल्ड रिटर्न ऑन असेट्स। तो आप रिटर्न ऑन असेट्स आप कहते हो भाई अगर आपको इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए कमाना है, एक तो ऑपरेटिंग असेट्स के अगेंस्ट जैसा भी आपने जो भी असेट्स हैं उनमें आफ्टर टैक्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया, फिर डेट से जो पैसा लिया उससे पोस्ट टैक्स कितना कमाया, ये आपका पोस्ट टैक्स केडी होगा, पोस्ट टैक्स केडी होगा, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट या पोस्ट टैक्स जो है आपकी डेट होल्डर्स को, क्योंकि ये आपका पोस्ट टैक्स है तो ये भी पोस्ट टैक्स ले लिया अपॉन इक्विटी। तो इस तरीके से भी जो है रिलेशनशिप निकाला जाता है एज द केस में भी, और इसका प्रैक्टिकल एज सच आपके सिलेबस में नहीं रखा हुआ तो मैंने भी नहीं रखा, जस्ट वन नॉलेज है, ये आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए दिस थिंग। देन ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईपीएस इज निल, तो दैट लेवल ऑफ सेल्स, तो आपको ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दोनों रिकवर करनी है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो आपके हो गए फिक्स कॉस्ट में जैसे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है जी। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में क्या हो गई हमारी, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट विल बी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, ये जो हमने यहाँ लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। फिर इसको अगर आप कंट्रीब्यूशन बाय यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट्स में आ जाएगा, और इसी को अगर रुपीस में निकालना है तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर देंगे, दैट विल बी ऑल। ठीक है गाइस, सो आई होप दैट यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी एंड इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इजी। ठीक है जी, ओके गाइस, अब डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर फाइनेंसिंग डिसीजन लीवरेजेस। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स क्या हैं जरा डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे एग्जाम में आया हुआ है और आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं या ऑपरेटिंग रिस्क भी कहा जाता है इसे, एसोसिएटेड वो रिस्क जो कि एसोसिएटेड विद डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द फर्म है। कहने का मतलब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप को ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से बर्डन करती है और इररिस्पेक्टिव उसका कितना सेल है, कम है, ज्यादा है, उसके ये फिक्स खर्चे हो ही रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट है, सैलरीज है, डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स बिल है, टेलीफोन बिल है, तो ये फिक्स खर्चे होने ही होने हैं, फिक्स इंश्योरेंस में हम जाना ही जाना है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारे ऊपर फिक्स ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का इंसिडेंस हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है और उससे हमारी वेरिएबिलिटी इन रिटर्न, हमारा ईबीआईटी कितना चेंज होगा चेंज इन सेल्स की वजह से, वो हम लोग देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये अनअवॉइडेबल है और हम कहते हैं कि इट इज नॉट विद इन द कंट्रोल। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो है वो होंगी इररिस्पेक्टिव कितना रेवेन्यू है, कम है, ज्यादा है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो होती ही रहेंगी। और ये मेजर कैसे होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज से, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करके। देन फिर अगेन फाइनेंशियल रिस्क अगर देखें तो देखो भाई बिजनेस रिस्क इज एसोसिएटेड विद डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ये क्या होता है, ये हमारे फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटी, जैसे आप डेट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते हो तो डेट पे आपको फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये फिक्स फाइनेंशियल बर्डन है। इसी तरीके से प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है, वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से जाता है तो इसीलिए हमें कमाना तो बिफोर टैक्स पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली ये ऑपरेशंस की वजह से, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से। देन फिर हम ये कहते हैं ये खर्चे होंगे ही होंगे, ये हमारी जो है दिस इज अनअवॉइडेबल, ये होना ही होना है, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड जो है ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट जो है ये आप होंगे
भाई आपका अगर आपने लोन ले रखा है तो होना ही होना है, इनएविटेबल है, लेकिन स्टिल आप इसको अवॉइड कर सकते हो। कहने का मतलब उधार लेना ना लेना आपके हाथ में। देखो भाई, हमें जगह तो किराए पे लेनी पड़ेगी, हमें जो है फैक्ट्री खरीदनी पड़ेगी, उसका डेप्रिसिएशन होगा, इंश्योरेंस भी हम जाएगा, वो फिक्स खर्चे तो होंगे, लेकिन फाइनेंशियल फिक्स्ड बर्डन अगर आपने ना लेना हो तो इक्विटी शेयर से पैसे ले लो या रिजर्व्स रिटेन अर्निंग से कर लो, तो उस केस में आप फाइनेंशियल फिक्स बर्डन को जो है अवॉइड कर सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं इट इज अवॉइडेबल। यहाँ जो ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है, ये इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस इवेंट की वजह से होता है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। देन यहाँ जो है हमारी वेरिएबिलिटी रिटर्न आती है किस में, कि भाई हमारे ईबीआईटी कितना चेंज होगा सेल्स की वजह से, यहाँ पर हमारे और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से हमारे ओनर्स की रिटर्न, दैट इज हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी, या जैसा भी हमारी ईपीएस पे इंपैक्ट क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो कमाई है पर शेयर जो कमाई है उसके ऊपर कितना परसेंटेज चेंज होगा हमारे ईबीआईटी बदलने से। देन इसके बाद जो है इट इज कंट्रोलेबल, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से अफेक्ट होता है। और ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर कंपनी में डेट भी है और प्रेफरेंस भी है तो उस केस में ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, इस तरीके से जो आप डीएफएल कैलकुलेट कर सकते हो। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन, द टोटल रिस्क ऑफ एनी बिजनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क। भाई सिंपल सी बात है, आप डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज या डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज को कह सकते हो डीओएल और डीएफएल का प्रोडक्ट। ठीक है जी। कहता है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट आपको बताना है, फर्स्ट 2 कॉलम्स आपको दिए हुए हैं, देखो जैसे डीओएल दिया हुआ है कि भाई लो है, डीएफएल हाई है, डीओएल हाई है, ये डीएफएल लो है, डीओएल हाई है और डीएफएल भी हाई है। तो कहता है कमेंट देना, हमें इसमें कमेंट देना है और आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन भी बताना है और आपको रिस्क भी बताना है, टोटल रिस्क प्रोफाइल क्या है, लो है, हाई है या मॉडरेट है। यार देखो, अगर ये लो के साथ ये हाई है तो इसका मॉडरेट इंपैक्ट आ जाएगा टोटल रिस्क पे। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये बहुत अच्छी बात है, कैसे आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज ले सकोगे मैक्सिमम। अगर आपको फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज होगा तो उसके इसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सबसे बढ़िया एडवांटेज ले सकोगे कि भाई ऑपरेटिंग रिस्क कम था, हमने फाइनेंशियल रिस्क जो है बढ़ा लिया कि हमें रिटर्न ऑन इक्विटी एज वेल एज ईपीएस मैग्नीफाई करना था। लेकिन अगर आपका हाई डीओएल है तो यार आपको लो डीएफएल ही लेना बेटर है, क्योंकि इस केस में भी मॉडरेट टोटल रिस्क होगा। अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं लो डीएफएल के कारण। ठीक है जी, लेकिन स्टिल जो है हमें रिस्क को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हाई और हाई दोनों हाई है तो यार बहुत ज्यादा रिस्क है, हाई टोटल रिस्क है, बहुत रिस्की कॉम्बिनेशन है, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। Guys, the next question is financial leverage जो है is a double edged sword। सिंपल सी बात है, ये सच है बिल्कुल। फाइनेंशियल लीवरेज जो है डबल एज स्वॉर्ड है, इसमें क्या है फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। बेसिकली क्या है, आप इस जो है जैसे हम लोग कहते हैं इट इज लाइक अ ब्लेड, यू कैन शेव योरसेल्फ और यू कैन कट योर थ्रोट विद इट। इट इज डबल एज स्वॉर्ड। आप इससे जो है स्वॉर्ड से जो है दुश्मनों को भी काट सकते हो, अपने आप को भी काट सकते हो। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, ऐसी सिचुएशन में क्या है, हम लोग कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट फंड, जैसे डेट है, डेट पे अगर आपने इंटरेस्ट रेट 10% देना है, लेकिन आप आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, तो ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है। तो उस केस में अगर आपका आरओआई ज्यादा है 25% है और उस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो आपके लिए फेवरेबल है। उससे आप अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी और ईपीएस जो है मैग्नीफाई कर सकते हो। इसी को हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। तो इससे क्या टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट भी होता है, आपको पता ही है, दिस इज बेनिफिट। और साथ में जो है जितना ज्यादा रिटर्न होगा आरओआई इन रिलेशन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतना ज्यादा आरओई और ईपीएस जो हमारे लिए फेवरेबल होगा। लेकिन यही अगर आरओआई कम हुआ देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये अनफेवरेबल होगा, ईपीएस और आरओई हमारे डाउन होते जाएंगे, क्योंकि इससे जो है हम लोग इक्विटी के पैसे से भी जो कमाई है उनको डेट होल्डर्स को सर्विस करने में देंगे। तो दिस इज गोइंग टू कॉज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, और ये इसी वजह से इसको कहा जाता है डबल एज स्वॉर्ड है। अगर हम लोग कहते हैं आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो ये फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है, बल्ले बल्ले भंगड़ा पाले एडवांटेज है। आरओआई अगर लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो अनफेवरेबल है, डिसएडवांटेजेस है। और अगर आरओआई इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये न्यूट्रल है, कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। Guys, the next question, what is the range of DOL? DOL का क्या रेंज है? बड़ी सिंपल सी बात है, DOL का रेंज क्या है भाई? देखो हम लोग कहते हैं DOL जो है, जैसे आप पॉकेट बुक में भी देखते हो इस चीज को, कि इट कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1। हम लोग कहते हैं 0 से कम होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है जी, या फिर 1 से ज्यादा हो सकता है। देखो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो होगी, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं सेल्स अगर मच हायर देन द ऑपरेटिंग बीपी है, बहुत ज्यादा है, तो DOL जो है वो स्लाइटली मोर देन 1 होगा। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर हमारी सेल कम होती जाएगी तो उससे क्या हमारा DOL बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में हमारा DOL जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। और फिर उसके बाद
उसके बाद सेल्स जैसे ही थोड़ी सी कम होगी ऑपरेटिंग बीपी से, तो ड्यूअल हाईली नेगेटिव हो जाएगा, हाई नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और जैसे जैसे रिडक्शन होती रहेगी सेल्स, तो आपकी ड्यूअल जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स जीरो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं एट जीरो सेल्स ऑब्वियसली ड्यूअल विल बी जीरो, दिस इज द रिस्किएस्ट बट ऑब्वियस सी बात है। रेंज पूछी थी तो ये आप बता सकते हैं, पॉकेट बुक में इसी चीज को टेबल फॉर्मेट में आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या चीज है? बड़ी सिंपल सी बात है, हाउ डू वी डिफाइन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है कैसे हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज का इफेक्ट कैसे देख सकते हैं, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इफेक्ट एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैसे देखा जा सकता है? सिंपल सी बात है, आप फिक्स कॉस्ट जो है फंड्स अगर ले रहे हो, जैसे डेट ले रहे हो, उस पर इंटरेस्ट देना है, या प्रेफरेंस ले रहे हो, उस पर जो है आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, तो उस केस में जो है अलॉन्ग विद इक्विटी शेयर्स अगर आप लेते हो, तो उससे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट हो सकता है। आप क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर्स का पैसा, आप अगर डेट से पैसा लेते हो, तो उस केस में अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोर है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा आरओई जो है और हमारा जो ईपीएस है वो मैग्नीफाई होगा। बेसिकली क्या है, हम लोग डेट अगर कभी भी लेके आते हैं तो वो हमेशा एट द स्ट्रेंथ ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड्स, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो देखी जाती है, तो उस केस में डेट पे जो है टैक्स डिडक्टिबिलिटी भी आपको, उसका इंटरेस्ट की जो है टैक्स रिडक्शन मिलती है, आपको पता ही है, उससे आरओई मैग्नीफाई हो सकती है। ठीक है जी, डेट की कॉस्ट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम है, जैसे आरओसीई जो है हमारा 18% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डेट का इज लेट्स से एन एग्जांपल 12%, तो ये हमें फेवरेबल है। हमारे लिए जो ये एक्स्ट्रा कमाई जो आ रही है, ये हमारी इक्विटी शेयरहोल्डर्स के रिटर्न मैग्नीफाई कराएगी। यही अगर हमारे को कम होगा तो बट ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट प्रेफर्ड। देन प्रेफरेंस को क्या किया जाता है गाइस, प्रेफरेंस को जो है डिविडेंड्स, प्रेफरेंस डिविडेंड को हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड के रेट को कंपेयर करते हैं पोस्ट टैक्स आरओसीई या पोस्ट टैक्स आरओआई से, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेट ऑफ टैक्स इनटू 1 माइनस टी करके। तो उससे अगर हमारा रिटर्न पोस्ट टैक्स आरओआई या आरओसीई अगर हमारा ज्यादा है, तो हमारा ईपीएस और आरओई जो है वो राइज करेगा। जैसे लेट्स से पोस्ट टैक्स आरओआई या आरओसीई जो है 14% है और प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट जो है 11% है, तो ये फेवरेबल है। इस केस में हमारा जो है आरओई और ईपीएस जो है मैग्नीफाई होगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रिकमेंड करते हैं इस सिचुएशन में, अगर ऐसा फेवरेबल सिचुएशन हो कि आरओआई इज या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर पोस्ट टैक्स आरओआई इज मोर देन द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड्स। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, इस एरिया में अब लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑन शेयरहोल्डर्स वेल्थ यूजिंग रिटर्न ऑन असेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी फ्रेमवर्क। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जैसे आप आरओआई को कंपेयर करते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, या फिर जो है पोस्ट टैक्स आरओआई या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पोस्ट टैक्स को कंपेयर करते थे प्रेफरेंस डिविडेंड से, यहाँ क्या है, यहाँ रिटर्न असेट को देखा जाता है, दैट इज रिटर्न ऑन असेट्स। ये क्या चीज है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी। ठीक है जी, इसको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग अपने ऑपरेटिंग असेट्स से डिवाइड करते हैं, जितने भी असेट्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस है, तो उससे हमें पता चल जाएगा बिजनेस का अर्निंग पोटेंशियल कितना है, कि बिजनेस में इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है अगेंस्ट हमारे ऑपरेटिंग असेट्स, इतना आ रहा है, और इसको फिर हम लोग जो है एज द केस में भी कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली अगर लेट्स से अभी हम लोग मान के चल रहे हैं प्रेफरेंस नहीं है, तो उसको हम लोग करते हैं कंपेयर पोस्ट टैक्स केडी से, हमारा पोस्ट टैक्स केडी से कंपेयर करते हैं। तो उस केस में अगर से फॉर एग्जांपल पोस्ट टैक्स केडी इज 8% एंड लेट्स से रिटर्न ऑन असेट जो हमारा है ये नो पैट अपॉन ऑपरेटिंग असेट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल दिस इज 12%, तो हमारे लिए फायदे का सौदा है। जितना ज्यादा हमारा डेट इक्विटी या फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो होगा, उतना ज्यादा हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी मैग्नीफाई होगा। ये पहला पार्ट क्या बता रहा है, ये हमारा इक्विटी शेयरहोल्डर्स के पैसे से हमने जो ऑपरेटिंग असेट्स में पैसा लगाया उनके लिए कितना कमाया, फिर डेट के पैसे से हमने और कितना एडिशनल कमाया। तो ये हम लोग जो है अगेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का इंपैक्ट या फाइनेंशियल लीवरेज से हम लोग किस तरीके से शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैग्नीफाई कर सकते हैं, उनके रिटर्न कैसे मैग्नीफाई कर सकते हैं, रिटर्न ऑन असेट्स के फ्रेमवर्क से बताना है। जैसे हम लोग वहां पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में अदरवाइज अगर बोलें तो जैसे पॉकेट बुक में बताया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फ्रेमवर्क में देखना हो तो आरओआई इंटू 1 माइनस टी, ये तो हो गया इक्विटी के पैसे से इक्विटी पे कितना कमाया, फिर इन आरओआई माइनस प्री टैक्स के डी जिसे हम लोग इंटरेस्ट रेट कहते हैं, इंटू 1 माइनस टी इंटू डेट अपॉन इक्विटी, ये डेट के पैसे से कितना एडिशनल कमाया, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हमने प्रेफरेंस भी हो तो उसके इसमें आरओआई इंटू 1 माइनस टी, ये तो हमने इक्विटी डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए इतना तो कमाते हैं पोस्ट टैक्स आरओआई, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट जिसे हम लोग केपी कह रहे हैं
ये काटते हैं और फिर उसको हम लोग जो है एज द केस में भी प्रेफरेंशियल कैपिटल अपॉन इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड्स। तो गाइस ये अगर ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट से रिटर्न इन्वेस्टमेंट या रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है तो ये फेवरेबल होगा। पोस्ट टैक्स आरओआई अगर प्रेफरेंस इवेंट के रेट से ज्यादा है तो ये फेवरेबल होगा एज द केस में भी। और जितना ज्यादा फिर डेट इक्विटी होगा, जितना ज्यादा प्रेफरेंस शेयर्स टू इक्विटी होगा, उतना हमारे लिए बढ़िया टू मैग्नीफाई द रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड दैट फिनिशेस ऑफ द थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर लीवरेजेस। अब बढ़ते हैं आगे। पहला वाला जो सवाल था उसका आपका आंसर बी है। फर्स्ट वाले का बी है, बट क्यों है वो देख लेते हैं। जिनका भी बी है ग्रेट, गुड फॉर यू। जिनका बी है दो में से दो दे देना, खत्म हो गई बात, 2 मार्क्स दे देना। आपको रीजनिंग नहीं देनी होती, आपको सिर्फ ए बी सी वगैरह लिखना होता है। आपने अगर वर्किंग्स अभी की है, एग्जाम में वर्किंग्स करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर पे करना चाहे कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस है क्या सिनेरियो। क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आंसर के साथ। नाउ कंपनी की प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है 60 है। इसका मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन 60,000 रुपीज हो गया। फिर ऑपरेटिंग लीवरेज आपको पता है DOL 6 है और DCL 24 है। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, आप DCL कह सकते हैं इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT। मजे की बात, कंट्रीब्यूशन आपको 60,000 पता है, DCL आपको 24 पता है। EBT अगर आपको निकालना है, इसको वहां ले जाते हैं, इसको यहां ले आते हैं, तो EBT इज इक्वल टू 60,000 रुपीज डिवाइड बाय 24 टाइम्स विच कम्स टू 2500। तो अगर आपका EBT इतना आया है, आपको पता ही है EAT इज इक्वल टू EBT इंटू 1 माइनस T, दैट इज टू से 1750। कितने लोगों का एक्यूरेट है? Excellent, good. So this is 2 out of 2 for majority, almost everybody. सेकंड का आंसर जो है गाइस, आपको सेकंड पार्ट में आपका आंसर है बी, दैट इज 25%। अगर सही है तो गुड, 2 out of 2 इसमें भी दे दीजिएगा। लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिगिनिंग। A company has sales of 6 लाख। बहुत अच्छी बात है, सेल्स 6 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट 2.4 लाख, ये वेरिएबल कॉस्ट काट दी इसमें से, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 3.6 लाख। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 2,70,000, ये 2.7 लाख माइनस करेंगे तो हमारा EBIT आ जाएगा। फिर कहता है फाइनेंशियल लीवरेज इज 2.5, DFL हमें पता है। कहता है द कंपनी वांट्स टू डबल इट्स EBIT। बहुत अच्छी बात है, ये अपने EBIT को डबल करना चाहते हैं। यार EBIT सेंसिटिविटी इन रिलेशन टू चेंज इन सेल्स था DOL से, तो मजे की बात क्या है, क्या हम DOL निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन नीचे ये रहा 3.6 लाख अपॉन EBIT, यस ये हमने निकाल दिया। DOL इज इक्वल टू 4। अगर DOL इज इक्वल टू 4 तो आप ये जानते हैं कि हमारा इस केस में वो कह रहा है मेरी कितनी परसेंटेज चेंज इन सेल्स हो ताकि मेरा डबल हो जाए EBIT। आपको याद होगा DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो सिंपल सी बात है, उसने मुझे कहा है परसेंटेज चेंज इन EBIT डबल हो जाए मींस 100% चेंज हो जाए, और DOL अभी अभी ताजा ताजा 4 निकाला है, तो इसको वहां इसको यहां लेके जाता हूं तो 100% डिवाइड बाय 4 करता हूं तो मेरा 25% आ जाता है, विच इज ऑफ कोर्स बी पार्ट। कितने लोगों का ये भी एक्यूरेट था? गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। तो जिनका भी सही था 2 out of 2 दे दीजिएगा। नेक्स्ट फिर इससे अगला पार्ट, अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही जवाब है सी। तो अगर आपका सी सही है तो 2 मार्क्स दे दीजिएगा। वर्किंग आपको नहीं करनी होती, बट हम लोग अभी लॉजिकली चीजों को समझेंगे। कहता है गिवन डेटा में सेल्स है इतनी, 10 लाख रुपीस की सेल्स है। गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट। सेल जो है वो है 10 लाख रुपीस, ब्रेक इवन सेल्स है 6 लाख रुपीस। अगर सेल्स 10 लाख है, ब्रेक इवन सेल्स अगर 6 लाख है, तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। DOL उससे निकल जाएगा, याद होगा 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। तो अगर आप देखेंगे
प्लीज ध्यान दीजिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैसे निकलती है? इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। तो ये अगर आप करोगे तो दिस इज हाउ मच? सिंपल, actual sales is 10 lakh, break even sales is 6 lakh upon actual sales is 10 lakh into 100 is 40%. तो अगर आपका 40% margin of safety ratio है, you must be remembering the relationship between margin of safety ratio and DOL. तो आप जानते हैं कि DOL is equal to 1 upon margin of safety ratio. That is to say 1 divided by 40%, which of course comes to 2.5, जो कि यहां पर भी आप लोगों को वर्किंग्स दिखा रखी है, ये C ये निकाल रखा है सीधा सीधा। सो कितने लोगों का ये भी ठीक था? गुड, एक्सीलेंट, 2 आउट ऑफ 2। जिनका ठीक नहीं है कोई बात नहीं, लर्निंग लो, नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट बी अफ्रेड कि मेरे मार्क्स कम है, नेवर बी अफ्रेड ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स। फाइनली लेट अस प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स EBIT, उसने हमें दिया हुआ है 4 लाख रुपीस, EBT उसने मुझे दिया हुआ है 3 लाख रुपीस और सेल्स दी हुई है 16 लाख रुपीस। DFL इज, वो पूछे कौन सी चीज है, ठीक है, DFL इज 1.33। एक काम करते हैं, DFL निकालते हैं। मेरे को EBIT पता है, यस, EBT पता है, यस। आपको याद होगा DFL इज EBIT अपॉन EBT विच इज इक्वल टू 4 लाख बाय 3 लाख, विच ऑफ कोर्स इज 1.33 बार। अगर 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना हो तो 1.33 होगा, ये सही है। नंबर 1 ये तो बिल्कुल सही है। अगला नंबर, नेक्स्ट चीज पर वो कहता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दैट इज EBIT अपॉन इंटरेस्ट इज 3। आप ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम की रेशियो जो है, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में भी देखोगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज व्हाट? इट इज EBIT अपॉन इंटरेस्ट। तो मजे की बात क्या है, EBIT और EBT का जो डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट होता है। तो अगर 4 लाख EBIT है, 3 लाख EBT है, तो इंटरेस्ट इज 1 लाख रुपीज। सो अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, EBIT इज इक्वल टू हाउ मच? 4 लाख, इंटरेस्ट इज हाउ मच? 1 लाख। तो दिस कम्स टू 4 टाइम्स। इज दिस 3? नो, ये गलत है, ये सही नहीं है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 25%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलती है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको कि हम EBIT भी कहते हैं, अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT पता है? बिल्कुल पता है। कितना है? 4 लाख रुपीस। क्या आपको सेल्स पता है? बिल्कुल पता है, 16 लाख इनटू 100। क्या ये 25% है? बिल्कुल सही है, 25% है, तो ये भी सही है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1 and 3 आर करेक्ट। 1 and 3, 1 and 3, ये थर्ड पार्ट आपका सही जवाब है। कितने लोगों ने ये ठीक निकाला था? गुड, सुपर डुपर मेजॉरिटी, प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। 2 मार्क्स और दे दीजिएगा। ये वर्किंग्स नहीं करनी होती, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू गिव दीज वर्किंग्स। दिस इज 5th क्वेश्चन, इसका सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी। कहता है RGT इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो RGT इंफ्रास्ट्रक्चर का DOL दिया हुआ है 3 टाइम्स, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज 3 टाइम्स RGT इंफ्रास्ट्रक्चर का, बहुत अच्छी बात है। सेल्स लेवल जो है वो इतना है गाइस, DOL इज 3 टाइम्स, और फिर वो कह रहा है सेल जो है वो 7 लाख है, और ऑपरेटिंग इनकम या जिसे मैं EBIT कह सकता हूं इज इतना। ठीक है जी। नाउ इफ यू गाइस नो, वो कहता है फॉल इन सेल्स 10% से डिक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली सेल डाउन जाएंगी तो ऑपरेटिंग इनकम डाउन जाएगा। आपको याद होगा DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है जी, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। DOL क्या आप लोगों को पता है? बिंदास पता है। कितना पता है जी? 3 है। गुड, ग्रेट। तो 3 अगर आपका DOL है तो अब आप क्या कर सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स वो क्या कर रहा है? फॉल इन सेल्स इज 10%, मींस -10%। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT विल बी हाउ मच? इसको वहां ले जाओ, -10% इंटू 3 कर दो, तो कितना होता है गाइस? परसेंटेज चेंज इन EBIT इज -30%। अभी मेरा EBIT कितना है? 2,20,000। अगर 2,20,000 का 30% डाउन जाएगा, इसका 30% डाउन जाएगा, मींस कितना डाउन जाएगा? 66,000 डाउन जाएगा। तो दिस इज 66,000 नेगेटिव,
विच इज सी पार्ट। कितने लोगों का ये भी ठीक है? गुड, एक्सीलेंट।